कभी सोचकर देखा है कि एक तरफ देश हो और दूसरी तरफ अपनी ख्वाहिशें? किसी राजकुमार के लिए इन दोनों में से एक को चुनना कितना मुश्किल हो सकता है ना। आइए आज हम इसी कश्मकश को समझते हैं जयशंकर प्रसाद के मशहूर नाटक स्कंदगुप्त के जरिए। और देखिए, नाटक शुरू ही होता है स्कंदगुप्त की जबरदस्त लाइन से। मतलब ये एक लाइन ही हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है। एक तरफ सत्ता का नशा और दूसरी तरफ उसका खोखलापन। बस यही वो जंग है जो हमारा हीरो अपने अंदर लड़ रहा है। तो कहानी का वक्त है 5वीं सदी का गुप्त साम्राज्य का दौर, जिसे हम सब जानते हैं भारत का सुनहरा युग या गोल्डन एज कहा जाता था। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान पल रहा था। मतलब साम्राज्य पर दो तरफ से हमला हो रहा था। जी हां, दो मोर्चे थे। एक तरफ महल के अंदर ही साजिशें चल रही थी, अपने ही लोग साम्राज्य को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे थे, और दूसरी तरफ बॉर्डर पर खूंखार हूण हमला करने को तैयार बैठे थे। यानी देश का वजूद ही खतरे में था। और इस पूरे के पूरे संकट के बीच में कौन है? हमारा हीरो स्कंदगुप्त। सिंहासन तो उसी का है, पर उसका दिल वो एक राजा का नहीं, एक फिलॉसफर, एक दार्शनिक का है। वो सत्ता की इस खून खराबे वाली गेम से बिल्कुल तंग आ चुका है। तो स्कंदगुप्त है कौन? वो है गुप्त साम्राज्य का युवराज सम्राट कुमारगुप्त और उनकी बड़ी रानी देवकी का बेटा। पर विडंबना देखिए, इस नाटक का ट्रैजिक हीरो वही है। मतलब उसके कंधों पर एक ऐसे राज्य को बचाने की जिम्मेदारी है जिससे उसका अपना मन पूरी तरह से ऊब चुका है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इस नाटक को लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने साल 1928 में। हिंदी साहित्य में जो छायावादी युग था ना, उसके वो सबसे बड़े स्तंभों में से एक थे। और सबसे कमाल की बात क्या है कि लगभग 100 साल होने को आए हैं, पर इसकी कहानी, इसके सवाल आज भी एकदम ताजा लगते हैं। अच्छा, इस नाटक का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसके स्ट्रक्चर से ही लग जाता है। सोच के देखिए, 5 एक्ट्स हैं उसमें, 33 अलग अलग सीन्स और 17 तो गीत हैं। मतलब ये कहानी अपने आप में एक पूरी दुनिया बना देती है। चलिए अब जरा महल के अंधेरे कोनों में चलते हैं, देखते हैं कि वहां क्या साजिशों का जाल बुना जा रहा है। यहां पर बस एक ही एजेंडा है सबका, कि कैसे भी करके स्कंदगुप्त को सिंहासन तक ना पहुंचने दिया जाए। तो गुप्त दरबार उस वक्त ना साफ साफ 2 टीमों में बटा हुआ था। एक टीम थी युवराज स्कंदगुप्त की, जिसमें उनकी मां देवकी और पर्णदत्त जैसे वफादार लोग थे, और दूसरी टीम वो थी छोटे राजकुमार पुरुगुप्त की, जिसको लीड कर रही थी उसकी मां अनंत देवी, और उसके साथ था लालची सेनापति भट्टार्क। ये लोग सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कौन है? छोटी रानी अनंत देवी। वो अपने बेटे पुरुगुप्त को राजा बनाने के लिए इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि साम्राज्य तबाह हो जाए तो हो जाए। लेकिन इन सारी साजिशों के बावजूद, अपने मन की इस उलझन के बावजूद, जब देश पर, जब राष्ट्र पर संकट आता है ना, तो स्कंदगुप्त सब कुछ भूलकर एक सच्चे योद्धा की तरह खड़ा हो जाता है। और जीत उसी की होती है। स्कंदगुप्त न सिर्फ हुणों को देश से बाहर खदेड़ देता है, बल्कि घर के गद्दारों को भी सबक सिखाता है। वो अकेले दम पर पूरे गुप्त साम्राज्य को टूटने से बचा लेता है। पर यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा दुख है। देश के लिए जो जीत थी, वो उसकी अपनी पर्सनल जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाती है। उसे प्यार में धोखा मिलता है और वो सिंहासन जीतकर भी बिल्कुल अकेला, तन्हा रह जाता है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, स्कंदगुप्त की लड़ाई कुर्सी के लिए थी ही नहीं। उसका तो बस एक ही मकसद था, राष्ट्र की सुरक्षा। वो बस इतना चाहता था कि आर्यावर्त यानी अपना देश हर दुश्मन से महफूज रहे, फिर चाहे वो दुश्मन घर का हो या बाहर का। और फिर अपने बलिदान की इस कहानी में वो आखिरी कदम उठाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जीतने के बाद स्कंदगुप्त वो सिंहासन अपने सौतेले भाई पुरुगुप्त को दे देता है, सिर्फ इसलिए ताकि देश में अपनों के बीच खून खराबा ना हो, गृह युद्ध न छिड़ जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना फिक्शन। और बस यहीं पर जयशंकर प्रसाद जी का जादू दिखता है। जिस खूबसूरती से उन्होंने इतिहास और कल्पना को मिलाया है, वो कमाल है। देखिए, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये सब तो हिस्टोरिकल फिगर्स थे,
मतलब इतिहास में इनका जिक्र है, लेकिन देवसेना और विजया जैसे जो जरूरी किरदार है ना, वो प्रसाद जी की अपनी कल्पना है। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रामा को और बढ़ाने के लिए उन्होंने अनंत देवी और भट्टार के बीच एक एंगल भी डाल दिया, जो कि पूरी तरह से उनका अपना क्रिएशन था। प्रसाद जी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से 5वीं सदी की इस कहानी को एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया, अपने समय की सच्चाई को दिखाने के लिए। मतलब गुप्त साम्राज्य पर हूणों का हमला एक तरह से उस वक्त ब्रिटिश राज का प्रतीक था, और स्कंदगुप्त का जो संघर्ष था वो आजादी की लड़ाई को दर्शाता था। तो आखिर में बात आती है कि स्कंदगुप्त आज भी इतना जरूरी क्यों है, इसकी लेगेसी क्या है? देखिए, इस नाटक की जो थीम्स है ना, वो टाइमलेस हैं। ये देश प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना जगाता है। ये व्यक्तिगत इच्छा और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच के संघर्ष को दिखाता है। ये हमें बताता है कि पावर कैसे अंधा कर देती है और बलिदान यानी त्याग कितना बड़ा गुण है। एक तरह से ये हमारे प्राचीन भारतीय मूल्यों की एक सुंदर झलक है। और बस यही सब वजह है कि स्कंदगुप्त सिर्फ एक कहानी या नाटक नहीं है, यह हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर है। इतिहास, नाटक और दर्शन का ऐसा बेहतरीन संगम है जिसे बार बार पढ़ना और समझना जरूरी है। और आखिर में ये नाटक हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि राष्ट्र के लिए एक हीरो को अपने व्यक्तिगत बलिदान की कहाँ तक सीमा तय करनी चाहिए? क्या इसकी कोई लिमिट है? और शायद यही वो सवाल है जिसकी वजह से स्कंदगुप्त आज भी इतना जिंदा और इतना जरूरी है।